हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा। क्या है? हेड स्पीच, जो काफ़ी चर्चा में रहा था आजकल समाचारों में। देखिए, चलिए आज हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम क्या है, चर्चा में क्यों रहा था ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हेड स्पीच क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विधि आयोग की रिपोर्ट जो है 267 क्या कहती है, इसके बारे में, जिसमें हेड स्पीच से संबंधित जितनी भी बातें कही गई हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम हेट क्राइम की श्रेणियाँ कितनी कितनी होती हैं, फिर इसके कारण क्या हो सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें पढ़ना है हेट स्पीच से संबंधित कितने कानून हैं। जितने भी कानून हैं उन सभी को एक बार हम देखेंगे कि आर्टिकल 19(2) को देखेंगे, 19(2). उसके बाद आईपीसी की धारा जितनी भी हैं हेट स्पीच से संबंधित, उन सभी को देखेंगे। 153A और 153B इन ये क्या कहती हैं, आईपीसी की धारा 295A क्या कहती है। उसके बाद आईपीसी की धारा जो है 505(1) और 505 क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991, इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1995, इसमें क्या 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 कहा गया हेड स्पीच से संबंधित। उसके बाद में हेड स्पीच से संबंधित हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी फैसले किए हैं, चाहे शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ का मामला 2022 का हो, इसको भी पढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद में चाहे श्रेया सिंघल का मामला 2015 का, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसको निपटने के लिए प्रभावी ढंग से इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, उसको पढ़ेंगे। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। कहाँ था? हेड स्पीच। हेड स्पीच क्या कहते हैं, क्यों चर्चा में था आजकल? क्योंकि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने क्या कहा था, यानी कि ADR ने क्या कहा है, ADR और NEW नेशनल इलेक्शन वॉच ने विश्लेषण से पता चला है कि भारत में सांसदों के खिलाफ नफरत फैलाने के मामले के बहुत अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। करीब क्या मामले कितने दर्ज किए गए हैं? करीब 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्या है, नफरती भाषण फैलाने के मामले दर्ज किए गए हैं, जो क्या हमारा उजागर करता है, नैतिक आचरण से संबंधित आचार को उजागर करता है। तो देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं हेड स्पीच आखिर है क्या, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या दी है विधि आयोग ने। हेड स्पीच की डेफिनेशन है विधि आयोग की रिपोर्ट 267। वी रिपोर्ट क्या कहती है, किसी भी व्यक्ति के क्या नस्ल, जाति, लिंग, यौन, रंग, भाषा, दिव्यांगता, अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास के आधार पर, यानी कि इतने जो हमारे पैरामीटर्स दिए हैं, इन आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ नफरती भाषण फैलाना क्या कहलाता है, हमारा हेड स्पीच के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या हेड स्पीच किसे कहते हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट 267 कहती है कि नस्ल, जाति, लिंग, यौन, धर्म, रंग, भाषा, अभिविन्यास के आधार पर क्या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ नफरत फैलाना हेड स्पीच के अंतर्गत आता है। अब देखिए हेड स्पीच की श्रेणियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली तो हो सकता है कि क्या उत्तेजना से प्रेरित, यानी कि कोई उत्तेजित भाव में कोई उल्टी सीधी बात बोलता है, तो वो भी हेड स्पीच के एक श्रेणी है। एक रक्षात्मक, यानी कि कोई अपनी रक्षा के लिए कोई किसी के खिलाफ हिंसात्मक अभिभाषण देता है, तो उसे भी क्या कहेंगे, हेड स्पीच की श्रेणी में करेंगे। कोई मिशन से प्रेरित, यानी उसके पीछे कोई उसका मोटिव हो सकता है, जो हेड स्पीच फैला रहा है, किसके प्रति नफरती भाषण कर रहा है। एक साइबर हेट होता है। साइबर हेट का मतलब कि इंटरनेट के द्वारा किसी के प्रति नफरती भाषण को फैलाना। अगला हो सकता है पूर्वाग्रह, यानी कि किसी भी पूर्वाग्रह से प्रेरित हो सकता है, तो वह भी एक हेड स्पीच की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, किसी समूह से नफरती भाव, यानी कि कोई व्यक्ति है जो किसी समूह से नफरत करता है, तो वह उसके खिलाफ क्या कर सकता है, नफरती भाषण कर सकता है, तो उससे क्या कहें हम, हेट स्पीच की एक श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। चलिए देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो है प्रशासनिक असफलता, यानी कि हमारा प्रशासन दक्ष नहीं है, तो उसमें प्रशासनिक असफलता के कारण
हेट स्पीच वो बढ़ती है। दूसरा राजनीतिक संरक्षण, यानी कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण बहुत ही अधिक प्राप्त होता है, तो क्या होता है, हेट स्पीच काफ़ी वृद्धि होती है। उसके बाद दोषी को सज़ा ना मिलना या फिर सज़ा में देरी होना एक कारण हो सकता है। दूसरा है पूर्वाग्रह की धारणा, इसमें पूर्वाग्रह की धारणा हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। हेट स्पीच से संबंधित कानून कौन कौन से थे जो इसे रोकने में मदद कर सकते हैं? पहला क्या है, आर्टिकल 19(2) भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। आप जानते हो कि आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? आर्टिकल 19(1) भाषण की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन 19(2) क्या कहता है? उचित प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो उचित प्रतिबंध कौन किन आधारों पर लगाया जा सकता है वो देखते हैं हम। पहला आधार है संप्रभुता, यानी कि राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की अखंडता के आधार पर आपकी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपकी अभिव्यक्ति पर। और किस आधार पर अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सुरक्षा के आधार पर, गरिमा, राष्ट्र की गरिमा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध के आधार पर भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा सार्वजनिक व्यवस्था का मामला आ गया हो। दूसरा नैतिकता। अगला है अपराध को बढ़ाने वाला कोई भाषण, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या न्यायालय की अवमानना से संबंधित हो या किसी की मानहानि से संबंधित हो, तब भी क्या किया जा सकता है? आपके भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आईपीसी की धारा 153A और 153B क्या कहती है? ये कहती है समूह के बीच शत्रुता और घृणा उत्पन्न करने पर क्या है? दंडित करना। यानी कि आईपीसी की धारा 153A और 153B किसी समूह के बीच अगर आप शत्रुतापूर्ण या फिर घृणा उत्पन्न करने से संबंधित कोई भी भाषण या फिर कोई प्रचार करते हैं तो वो क्या होगा? हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। जिसके प्रति आपको क्या किया जा सकता है? दंडित भी किया जा सकता है। एक है हमारी अगली आईपीसी की धारा 295A। इसमें क्या कहा गया? जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को क्या कहते हैं? एक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर 295A के तहत किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या फिर दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना क्या है? दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप जानते होंगे कि विकास दिव्यकीर्ति सर जो थे उनके खिलाफ भी इसी आर्टिकल के तहत FIR दर्ज की गई थी। क्या है? आईपीसी की धारा 295A, जिसमें उन्होंने क्या कहा था? रामायण और महाभारत से संबंधित कुछ बातें कही थी। क्या है? जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बाद में जो सर थे हमारे उनको निर्दोष साबित किया गया था। उसके बाद देखते हैं आईपीसी की धारा 505(1) और 505 क्या कहती है? ऐसी सामग्री, यानी कि किसी भी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध की श्रेणी में करता है जो क्या है? किसी विभिन्न समूहों के बीच दुर्भावना या घृणा को बढ़ाता हो, उसे प्रतिबंधित करता है। आईपीसी की धारा 505(1) और 505। अगला है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। क्या है? 1951 की धारा क्या है? 8। धारा 8 कहती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अवैध उपयोग पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर रोका जा सकता है। यानी कि अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अवैध उपयोग करते हैं तो आपको चुनाव लड़ने पर रोका जा सकता है। अगला है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की धारा 123 3(1) और 125 क्या कहती है? चुनाव में नस्ल, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा को बढ़ाना क्या है? एक चुनावी भ्रष्ट प्रथा है। यानी कि PRA यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 123A और 125 कहती है कि चुनाव में नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर अगर किसी समूह के खिलाफ आप घृणा या शत्रुता को बढ़ाते हैं तो एक चुनावी भ्रष्ट प्रथा है। अगला है SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 1989। ये क्या कहती है? SC ST के खिलाफ अगर घृणा फैलाते हैं तो वो भी क्या होगी? एक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आगे देखते हैं
अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955। ये क्या कहता है? मौखिक अथवा लिखित संकेतों या दृश्य की प्रस्तुति के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा? एक दंडात्मक प्रावधान का प्रोविज़न करती है। यानी कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 जो कहता है अगर आप अस्पृश्यता को बढ़ाते हैं तो एक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं न्यायिक मामले। अभी तक सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट में मामले कौन कौन से हुए हैं? पहला मामला है शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ, जो क्या है 2022 का है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? धार्मिक सद्भावना अगर नहीं होगी तो बंधुत्व क्या होगा? हमारा कम होगा, यानी कि बंधुत्व नहीं होगा। बंधुत्व होने के लिए धार्मिक सद्भावना होना अति आवश्यक है। अगला बोला है और इसी में कहा है कि नफरती भाषण में पुलिस क्या कर सकती है? स्वतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यानी कि अगर कोई भी समूह जो है, कोई भी व्यक्ति किसी समूह या धार्मिक समूह के खिलाफ कोई नफरती भाषण फैलाता है तो उसके खिलाफ पुलिस क्या है? स्वतः कार्रवाई कर सकती है। अगला है श्रेया श्रृंगल बनाम भारत संघ का मामला 2015 का है। इसमें क्या कहा है? चलिए 2015 के मामले में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो कि हमने पहले ही देखा था 19(1)(a) और 19(2) क्या कहता है? युक्त प्रतिबंध की बात करता है। तो 19(1)(a) के अनुसार क्या कहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 2000 की 66A धारा जो है वो निरस्त कर दी गई है। यानी कि वो हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती थी, इसलिए उसे अवैध घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित हो गई है। अब इससे प्रभावी निपटने का समाधान कौन कौन से हो सकते हैं? हेड स्पीच से पहला है शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा, मीडिया साक्षरता को बढ़ाना पड़ेगा, संवाद जवाबी भाषण में भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, स्वनियमन नागरिक समाज की भागीदारी को भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या? सहिष्णुता सम्मान की संस्कृति को बढ़ाना पड़ेगा, नैतिक आचरण की आवश्यकता है क्या है? और नैतिक आचरण की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। मेन हेडिंग देखते हैं फटाफट। पहले हमने पढ़ा है हेट स्पीच क्या था, उसके बाद हेट स्पीच की चर्चा में रहा था। उसके बाद पढ़ा हेट स्पीच की क्या है, विधि आयोग की रिपोर्ट 267 क्या कहती है हेट स्पीच के संबंध में। और फिर हमने पढ़ा है हेट क्राइम की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके कारण क्या क्या हैं। और फिर हमने पढ़ा है हेट स्पीच की कानूनी स्थिति क्या है। और फिर उसके बाद में आईपीसी की धारा 153A 153B, आईपीसी की धारा 295A और 505(1) 505। उसके बाद पढ़ा है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 और इसकी धाराएँ 8 और धारा 123 3A और 125। फिर पढ़ा है SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और फिर पढ़ा है हमने नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955। और इसके बाद में क्या पढ़ा है हमने? न्यायालय के मामले कौन से थे? शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ का मामला 2022 का हो, चाहे श्रेया श्रृंगल का मामला 2015 का हो, और इसके प्रभावी ढंग से समाधान इसके कौन कौन से हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।